नमस्कार, प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि प्रसंगवर्ष हम 7 दिनों में 6 दिन तक प्रसंगवर्ष चलाते हैं और हर रविवार को एक शख्सियत से आपको मुलाकात कराते हैं। आपने अब तक के जितने भी शख्सियत देखे होंगे, मेरे पास में जो कमेंट्स आते हैं, उसमें आपने उनकी सराहना की है और मेरा भी प्रयास यही रहता है कि मैं उस शख्स को आपके सामने लाऊं, जो शत प्रतिशत शख्सियत के रूप में आपके सामने साबित हो सके। और आज मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक समाज सेवी, राजनेता, बड़े उद्यमी और जन जन के चहेते इंदर सिंह बाघावास तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन बाघावास के अकेले नाम से जिनकी न केवल जिले में बल्कि प्रदेश में भी एक पहचान बनी हुई है। बाघावास जी, आपका शख्सियत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनके बारे में इतना सा बता दूं क्योंकि जन जन के लाडले हैं। इनके बारे में ये सुना जाता है कि ये शिक्षित हैं। शिक्षित इसी क्षेत्र में नहीं कि शिक्षा के प्रति इन्होंने इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर भी अपनी विद्या ली है और उसके बाद में निपुण होने के बाद में आप प्रोफेसर के रूप में भी सरकारी कॉलेज में सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन जैसी इनकी भावना रहती है कि मैं जो आज उन्होंने खिताब दिया जन जन के नेता बनने का, तो मैं नहीं कहूँगा, जन जन का लाडला बनने की मैं बात जरूर कहूँगा कि लाडला बनने का मुख्य रूप से कारण ये है कि इनके हृदय में एक पीड़ा थी कि मैं लोगों के बीच में आऊं। तो मैं स्वागत करते हुए भागवत जी आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आज युवाओं में एक होड़ लगी हुई है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने के बाद में वो विदेश तक पहुंचना चाहता है, लेकिन आपने एक अच्छा अचीवमेंट छोड़ करके और इस साइड में टर्न क्यों लिया? नमस्कार, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया। आपने जो मुझे प्रश्न पूछा, मैं उसके विषय में ये कहना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि इंजीनियरिंग तो एक चाबी है, जिससे आप कई सारे ताले खोल सकते हैं। आप चाहें तो नौकरी करके उस दायरे में रह सकते हैं। पर मैंने ऐसा सोचा कि इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं कुछ समय तक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर भी सीमित दायरे में काम कर रहा हूँ। मुझे और ज़्यादा मेहनत करके और अपने आप को विकसित करना चाहिए। और शुरू से ही मेरे मन में व्यापार और उद्योग के प्रति एक लगाव सा रहा है। तो मैंने एक खतरा मोल लेकर, नौकरी को छोड़कर, जबकि मेरा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो व्यापारिक नहीं थी, फिर भी मैंने हिम्मत करके एक बार नौकरी छोड़ी और अपना भाग्य आजमाने के लिए मैं ब्यावर आया उद्योग जगत में। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, माता-पिता का आशीर्वाद रहा कि मैं बहुत ही कम समय में व्यापार और उद्योग में सफल हो गया। पहला उद्योग मैंने यहाँ सन 91 में लगाया, दूसरा उद्योग मैंने 97 में लगाया, उसके बाद तीसरा उद्योग मैंने 2003 में लगाया। इस प्रकार मैंने 3 उद्योग यहाँ स्थापित किए। मेरी अपनी खुद की खानें भी हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट की। मैं कुल मिलाकर मैंने व्यापार और उद्योग में भी अपने आप को काफ़ी हद तक स्थापित किया। इसके लिए मैं ईश्वर, मेरे माता-पिता और सभी मेरे शुभचिंतकों को श्रेय देता हूँ। भगवत जी, जैसा कि कहा भी जाता है, मुझे ध्यान भी है कि आपके पिता खुद जो है रक्षा के क्षेत्र में रहे हैं। आपके ब्रदर रक्षा के क्षेत्र में आज भी मेरे ख्याल से झारखंड क्षेत्र में कहीं पर हैं, बहुत बड़े पद पर हैं। तो उधर से भी आपने एक सामाजिक परंपरा को छोड़ करके यहाँ उद्योग में आने के बाद में आपको कैसा कुछ महसूस हो रहा है कि आपने अपने परिवार को एक नया टर्न दिया है? आपको क्या महसूस हो रहा है उसका? मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा जो भाई है वो वर्तमान में चंडीगढ़ पोस्टेड है। वो मेजर जनरल के पद पर है। जब भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें उस पर बड़ी ज़िम्मेदारी थी, एयर डिफेंस में है वो। तो जितनी भी ये मिसाइल्स वहाँ से उधर से जो आती थी, उनको रोकने का, उसमें उसका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हम कोई भी काम करें, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग क्षेत्र में हो, हम जो भी काम करें, उसको पूरी लगन और ताकत से करें और उसमें पूरी रुचि लेकर करें, ताकि हम उसमें सफल हो सकें। मेरी निगाह में सभी क्षेत्र, चाहे वो नौकरी, राजनीति, रक्षा क्षेत्र, उद्योग सभी बराबर हैं। हम जो भी काम करें दिल से करें। अक्सर देखा जाता है, उद्योग, आप बड़े उद्योगपति भी हैं, और उद्योग में ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति या एक उद्योगपति कोई उद्योग में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसमें अपना एक एक्सटेंशन चाहता है। आप एक ब्रांडेड कंपनी, जो पूरे भारत की एक ब्रांडेड कंपनी है, उसमें आपका सप्लाई जाता है।
लेकिन उसके साथ-साथ में आपने क्या कुछ और उद्योग की तरफ ध्यान दिया या और उद्योग की तरफ आपने कदम बढ़ाए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल और दिमाग में शुरू से ही समाज और सामाजिक क्षेत्र के प्रति बड़ा लगाव रहा है। व्यापार मैंने इसलिए किया ताकि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हो सकूँ। पूरा व्यापार करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा। लेकिन मैंने 3 उद्योग स्थापित किए, जब तीनों उद्योग स्थापित करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं अपने आप में आर्थिक रूप से सक्षम हो गया हूँ, तो जो मेरी मूल भावना रहती है समाज के प्रति काम करने में, जो भी ऐसा पिछड़ा तबका, गरीब तबका, कमज़ोर तबका, उनके मदद करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस लेकिन मैंने उससे पहले अपने आप को 3 उद्योग स्थापित करके अपने आप को स्थापित किया। नहीं, ठीक है कि लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको समाज सेवी के रूप में भी काफ़ी जाना जाता है और मैंने तो देखा भी है, सुना भी है और लोग भी कहते हैं कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी लोगों को काफ़ी कुछ सहयोग किया है। व्यक्तिगत रूप से तो किया ही है आपने, मतलब आपने अपनी तरफ से जिस लोग को ज़रूरत हुई होगी, उनको व्यक्तिगत रूप से तो सहयोग किया। आपने काफ़ी बड़े आयोजन करके भी कुछ सामाजिक क्षेत्र के अंदर जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह कुछ किए थे। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। मैंने बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में, शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर काम किया। उनके विद्यालयों में जब भी कोई किसी को ज़रूरत पड़ी किसी प्रकार की सामग्री की, मैंने उसमें हमेशा अपनी तरफ से उपलब्ध कराया, चाहे कूलर हो, फर्नीचर हो, उन स्कूल विद्यार्थियों के कुछ कमरे का हो, शौचालय निर्माण का हो। ऐसे मैंने बहुत सारे काम ग्रामीण क्षेत्र में कर रखे हैं, शहरी क्षेत्र में कर रखे हैं। उसके अलावा मेरा मानना है कि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है। मैंने लगातार 2 साल तक एक बार 400 यूनिट, एक बार 500 यूनिट में रक्तदान कराया, ताकि इस रक्त की आवश्यकता जहाँ भी कहीं ऐसी ज़रूरत पड़े, उनको उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त मैंने और भी सामाजिक क्षेत्रों में, जैसे पृथ्वीराज चौहान जयंती को मैंने 3 साल तक उनका मैं संयोजक रहा, जिसमें हज़ारों की भीड़ के साथ मैंने पृथ्वीराज इस क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की बड़ी मान्यता है, क्योंकि इस मगरा क्षेत्र लगभग पूरा पृथ्वीराज चौहान का वंशज है। तो मैंने उन पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में उस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस प्रकार के बहुत सारे काम मैं सामाजिक रूप से करता रहता हूँ। एक विशेष प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर होता क्या है कि कोई भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी किसी राजनीतिक पार्टी में आस्था रहती है। लेकिन मैंने आपके बारे में ये देखा है कि न केवल आम लोग, बल्कि बड़े-बड़े नेता भी, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे मंत्री हों, विधायक हों, वो आपसे जुड़ाव क्यों रखते हैं? कांग्रेस का सामान्यकर्ता भी आपसे जुड़ा हुआ है, बीजेपी का सामान्यकर्ता भी आपसे जुड़ा हुआ है, बड़े-बड़े केंद्र के मंत्री भी आपसे जुड़े हैं, कांग्रेस के मंत्री भी जुड़े हुए थे। मैंने देखा था कि जब आपकी माताश्री का निधन हुआ था, उस समय पे नेताओं की बाढ़ आ गई थी। तो ऐसी क्या है आप में खूबी है कि सब लोग आपसे इस प्रकार से आकर्षित होते हैं, बिना किसी राजनीतिक भावना के? ऐसी तो कोई खूबी नहीं है। ये मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। मैंने हमेशा अपने संबंधों को जातिवाद से, धर्मवाद से, पार्टीवाद से ऊपर उठकर रखा है। इसीलिए चाहे वो ग्रामीण तबका हो, शहरी तबका हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, मेरे हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों से संबंध हमेशा से रहे हैं और मैं उन संबंधों को बहुत ईमानदारी से निभाता हूँ। मैं भी भाग्यशाली हूँ कि वो लोग भी सभी, चाहे राजनेता हों, चाहे अफ़सर हों, वो भी मेरे साथ बड़ी ईमानदारी से संबंधों को निभाते हैं। सरकारी अधिकारियों से भी आपका रहा हुआ है, तो वो चलो उसके लिए तो मानते हैं कि आप लोगों की कार्य करने के लिए, लोगों की सेवाओं के लिए आप अफ़सरों से मिलते रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिल में ये आ रहा है कि आप मेरे ख़्याल से वसुंधरा राजे के समय में प्रदेश में खनन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे और उसका राजनीतिक लाभ आपको चुनाव में नहीं मिला। क्षमा करें, मैं ये सवाल भी पूछने को मजबूर हूँ कि फिर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्यों मानस बनाया? देखिए, टिकट मिलना न मिलना ये बहुत सारे समीकरणों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी के नज़दीक हो, आप नहीं हो, उसकी गारंटी नहीं होती कि आपको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं पिछले 10-12 सालों से ब्यावर की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हूँ और ये मुझे कहने में बड़ा संकोच का अनुभव हो रहा है कि ब्यावर की जो दुर्दशा पिछले 10-15 सालों में हो रखी है, मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किया इस बार। टिकट के लिए मैं आश्वस्त था, टिकट की मैं कोशिश कर रहा था। टिकट जब नहीं मिला, तो मैंने मेरा एक सामाजिक दायित्व समझते हुए कि ब्यावर में जो इस वक़्त
आप भी जानते हैं ब्यावर में नशाखोरी की प्रवृत्ति कितनी बढ़ रही है, ब्यावर में अपराध कितने बढ़ रहे हैं, ब्यावर में आम जगहों पर लूट-पाट कितनी हो रही है। इस प्रकार की जो सारी व्यवस्था बनी हुई है, इसके पीछे काफ़ी सारा हद तक कारण राजनीतिक है। तो मैंने ये निश्चय किया कि मुझे एक बार अब संघर्ष करना होगा। ये संघर्ष मैंने मेरे लिए नहीं किया, ये संघर्ष मैंने ब्यावर के लिए किया और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ कि आने वाले समय में मेरा ये संघर्ष ब्यावर के लिए, ब्यावर के उत्थान के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त ब्यावर बनाने के लिए मेरा ये संघर्ष जारी रहेगा। इसीलिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मेरा यहाँ कोई जातिगत आधार भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का स्नेह खूब सारा मिला। चुनाव लड़ने का निर्णय मैंने मात्र 25 दिन पहले किया। उसके अंदर मुझे 29,000 वोट मिले और मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये 29,000 वोट मेरे लिए एक मेरी संपत्ति बनकर काम करेंगे और आने वाले समय में मैं बहुत मजबूती से ब्यावर के लिए संघर्ष करूँगा। ठीक है, हम भी आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि आने वाले समय में आप प्रतिनिधित्व करें हमारा। लेकिन मैं आपसे अंत में ये पूछना चाहूँगा कि आपने काफ़ी कुछ अनुभव ग्रहण किए हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी किए हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी। तो आपके अनुभव के हिसाब से आम लोगों को, आम राजनीति से जुड़े हुए लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? और साथ में युवा वर्ग भी क्या है कि बहुत स्पीड से बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर वो स्पीड तक नहीं पहुंचना चाहता है, नहीं पहुंच पाता है तो हताश हो जाता है। इस बारे में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने शिक्षक वर्ग, क्योंकि मैं खुद स्वयं एक शिक्षक रहा हूँ, तो मैंने शिक्षक वर्ग को भी इस बारे में जागरूक बनाने का प्रयास किया कि हमें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। मैंने युवाओं को हमेशा ये कहा कि हमको मजबूती से अपने जो हमारा अधिकार है नागरिक होने का, उसका हमें उपयोग करना होगा। कहीं भी अन्याय हो, कहीं भी गलत काम हो रहा हो, कहीं भी बदमाशी हो रही हो, उसके लिए हमें संघर्षरत होना होगा और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि यदि युवा एक बार जगेगा, भारत का या ब्यावर का नागरिक एक बार जगेगा, ब्यावर का व्यापारी एक बार जगेगा, ब्यावर का जो ये जो अभी जो दुर्व्यवस्था अव्यवस्था है, इसको दूर करने में हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम निश्चित तौर पर हम सफलता पाएंगे। युवाओं को खास तौर से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ऊर्जा है, यह ब्यावर हित में काम आए, ब्यावर की स्वच्छता में काम आए, ब्यावर को अच्छा बनाने में काम आए, ब्यावर को सुंदर बनाने में काम आए, ब्यावर को भ्रष्टाचार रहित बनाने में काम आए, ब्यावर को अपराध रहित बनाने में काम आए। और मैं सब युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सब अपराध की दुनिया से दूर रहें, अपराधों का मुकाबला करें और ब्यावर को एक सुंदर शहर बनाएं। तो बहुत-बहुत आभार भागावर्ष जी आपका कि मैंने आपका समय लिया, आपको बाहर जाना था और पिछले संडे भी आप नहीं आ पाए, इसलिए मैंने किसी दूसरे को आज कार्यक्रम में शामिल नहीं किया था। लेकिन आज हमारे आग्रह पे हमारे कार्यक्रम में आप यहाँ मौजूद हुए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। शुभकामनाएँ कि आने वाले समय में आप हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में, सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ सफलता प्राप्त करें। आज के इस शख्सियत कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आने वाले रविवार को फिर किसी नई शख्सियत के सामने आपके सामने उपस्थित होऊँगा। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपकी टिप्पणी अवश्य चाहूँगा। नमस्कार।